इलेक्ट्रिकल साइंस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो डी और एफ ब्लॉक के तत्व है और क्लास नंबर 1 में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बिंदु रहेंगे। पहला रहेगा परिचय, इंट्रोडक्शन। दूसरा पढ़ेंगे आवर्त सारणी में डी ब्लॉक तत्वों की स्थिति, डी ब्लॉक तत्वों का वर्गीकरण, डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं या संक्रमण तत्व क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक तत्वों का परिचय। आप लोगों ने 11th में पढ़ रखा है कि आवर्त सारणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश करता है, इसके आधार पर तत्वों को 4 भागों में बांटा गया था और ये जो 4 भाग थे, 4 ब्लॉक कहलाए, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक कहलाए। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में गया उसके आधार पर ये वर्गीकरण किया गया था। जैसे अगर मैं एस ब्लॉक तत्वों की बात करता हूँ तो एस ब्लॉक में कौन से तत्व आए? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एस उपकोष में जाएगा, वो कहलाएंगे एस ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार पी ब्लॉक के तत्व कौन से कहलाएंगे? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है तो पी ब्लॉक तत्व कहलाएंगे। अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन दे सकते हैं इन्हीं के आधार पर। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांतीय कोष, कौन सा कोष बताया? उपांतिम कोष या n-1d उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यहाँ एक नाम आया है अपने पास, उपांतिम कोष। उपांतिम कोष कौन सा होगा वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो सबसे बाहर वाला बाह्यतम कोष होता है उससे अंदर वाला कोष। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं एक n-1d और मैंने लिख दिया ns लिख दिया, तो और यहाँ ये जो है वो तो कहलाएगा इसका बाह्यतम कोष, और बाह्यतम कोष से अंदर वाला कोष उसको हम बोलेंगे उपांतिम कोष या बोलेंगे पेनल्टीमेट सेल। तो बाहर से अंदर वाला जो कोष है वो कहलाता है पेनल्टीमेट सेल या उपांतिम कोष। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्लियर है। वह तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांतिम कोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। अब देखते हैं कि डी ब्लॉक तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति क्या है। ये आपके सामने आवर्त सारणी ली हुई है। आवर्त सारणी में डी ब्लॉक तत्वों के जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो एस ब्लॉक तत्व होते हैं और जो राइट हैंड साइड में वो पी ब्लॉक तत्व होते हैं। आवर्त सारणी में इनके वर्ग, डी ब्लॉक तत्वों के वर्ग कहाँ से स्टार्ट होंगे? वर्ग 3 से 12 तक। तो ये तत्व तीसरे वर्ग से स्टार्ट होकर 12वें वर्ग तक होते हैं। अब अगर इनका आवर्त देखा जाए तो इन तत्वों का जो आवर्त होता है ये तत्व 4थे आवर्त से 7वें आवर्त तक होते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गई इनकी आवर्त सारणी में स्थिति। अब इन डी ब्लॉक तत्वों को एक नाम और दिया जाता है और वो दिया जाता है संक्रमण तत्व। क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं। कारण देखते हैं कि ये जो डी ब्लॉक लिया गया है, ये जो डी ब्लॉक है, इस डी ब्लॉक के जो लेफ्ट हैंड साइड में एस ब्लॉक के तत्व हैं वो प्रबल विद्युत धनी होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इनके जो राइट साइड में है पी ब्लॉक तत्व, ये तत्व होते हैं प्रबल विद्युत ऋणी।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक से पी ब्लॉक के तरफ जाया जाए, किसके थ्रू? डी ब्लॉक के द्वारा, तो गुणों का संक्रमण हुआ है। प्रबल विद्युत धनी गुण से प्रबल विद्युत ऋणी गुणों में बदल जाते हैं। तो गुणों का संक्रमण होने के कारण ही डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है कि ये तत्व एस ब्लॉक तत्व और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य उपस्थित होते हैं। एस ब्लॉक के तत्व कौन से? प्रबल विद्युत धनी, और जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं विद्युत ऋणी होते हैं। तो गुणों का संक्रमण होने के कारण ही इन डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब नेक्स्ट लिखते हैं कि जो डी ब्लॉक तत्वों का जो वर्गीकरण है वो कैसे किया गया है। तो जो आवर्त सारणी में डी ब्लॉक तत्वों की टोटल 4 पंक्तियाँ दी हुई हैं, जो है 3D, 4D, 5D और 6D श्रेणी है। अब 1 बाय 1 हम इन श्रेणियों का अध्ययन करते हैं। ये आपके सामने आवर्त सारणी आई है जो डी ब्लॉक तत्वों को बता रही है। ये चौथा आवर्त है, ये 5वां आवर्त है, ये 6ठा आवर्त है और ये 7वां आवर्त है। तो अभी मैंने बताया था कि डी ब्लॉक तत्व आवर्त सारणी में चौथे आवर्त से 7वें आवर्त तक होते हैं। ये वर्ग हो गया तीसरा, ये चौथा, ये वर्ग हो गया 5वां, ये 6ठा वर्ग है, ये 7वां वर्ग है, ये 8वां वर्ग है, ये 9वां वर्ग है, ये 10वां वर्ग है, ये 11वां वर्ग है और ये हो गया 12 वर्ग। तो ये तीसरे वर्ग से 12 वर्ग तक होते हैं। जो पहली श्रेणी है उसको बोलेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी, जिसको 3D श्रेणी भी कहेंगे। यह श्रेणी स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और जिंक तक आती है। दूसरी जो श्रेणी है वो इट्रियम से स्टार्ट होती है और कैडमियम तक है। जो तीसरी संक्रमण श्रेणी है जिसको 5D श्रेणी कहेंगे, ये लैंथेनम है और लैंथेनम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 57। कितना होगा परमाणु क्रमांक इसका? 57 परमाणु क्रमांक होगा। 57 के बाद आप देखते हो यहाँ आपको मिलता है परमाणु क्रमांक सीधा सा 72। लैंथेनम और हाफनियम के बीच में यहाँ 14 लैंथेनाइड तत्व उपस्थित हैं। फिर 72 से लगाकर 80 तक 5D श्रेणी चलती है। इसी तरह से जो लास्ट है वो है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D श्रेणी भी कहलाती है। ये एक्टिनियम से स्टार्ट होती है और ठीक यहाँ भी अगर हम देखते हैं तो 89 के बाद 89, 89 जो हो गया परमाणु क्रमांक, उसके बाद में परमाणु क्रमांक 104 आया है। तो यहाँ भी कितने तत्व प्रेजेंट है? 14 तत्व उपस्थित हैं इनके बीच में, और ये कहलाएंगे एक्टिनाइड्स कहलाएंगे। तो इस प्रकार प्रत्येक श्रेणी में 10-10 तत्व उपस्थित हैं। तो अगर टोटल डी ब्लॉक तत्व कहा जाए तो टोटल डी ब्लॉक तत्व में कितने बोलूँगा? 40 तत्व उपस्थित है डी ब्लॉक तत्व आवर्त सारणी में। क्लियर है? अब अपने पास ये है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी जो स्कैंडियम परमाणु क्रमांक 21 से जिंक परमाणु क्रमांक 30 पर ख़त्म होती है, इसको 3D श्रेणी नाम दिया गया है। द्वितीय को 4D श्रेणी नाम दिया गया है। तृतीय संक्रमण श्रेणी को 5D नाम दिया गया है। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी को 6D श्रेणी नाम दिया गया है। तो ये नेम क्यों दिए गए हैं हम यहाँ देखते हैं आगे। देखो 3D श्रेणी जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेगा? 3D उपकोष में प्रवेश करता है, तो वो कहलाएगी 3D श्रेणी कहलाएगी। तो 4D की डेफिनेशन हो जाएगी जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में और 5D और 6D। तो 6D में अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 6D उपकोष में प्रवेश करता है। इस प्रकार से ये श्रेणियों के नाम दिए गए हैं। अब हम लेते हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो हम देखते हैं कि N-1D 1 to 10, NS 1 to 2
कभी कभार इस NS में 0 भी आता है, कभी कभार क्या लिखा आता है, 0 भी लिखा मिल सकता है आपको। तो NS कुछ बुक देती है NS 0 to 2, तो ये भी क्या सही माना जाएगा। अब यहाँ अगर हम N की बात करें तो N क्या बताएगा, ये बताएगा बाह्यतम कोष या संयोजकता कोष या वैलेंस शेल बताएगा। और N-1 क्या बताएगा, ये बताएगा उपांतिम कोष या पेनल्टीमेट सेल। तो मैंने आपको क्लास के शुरुआत में बताया था कि पेनल्टीमेट सेल कौन सा हुआ, ये आपका वैलेंस सेल है। इस वैलेंस सेल के अंदर वाला जो कोष है वो कहलाएगा उपांतिम कोष या पेनल्टीमेट सेल कहलाएगा। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो पहले मैं आपको कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के बता देता हूँ। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। अब हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कैल्शियम में वो कहाँ चला गया है, S में चला गया है। तो कैल्शियम कौन से ब्लॉक का तत्व कहलाएगा, S ब्लॉक का तत्व कहलाता है। अब अगर मैं 1S से लगा करके 3P तक देखता हूँ तो ये 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाता है। या करके मैं कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इस पूरे को 1S से 3P6 तक मैं आर्गन लिख सकता हूँ। तो यहाँ आपके सामने आर्गन लिखा हुआ है, आर्गन के बाद में लिखा हुआ है 4S2 लिखा हुआ है। तो ये उसके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाता है। अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, उसमें भी हम 3D सीरीज़ को लेंगे। तो 3D सीरीज़ में जो पहला जो तत्व था वो था स्कैंडियम, परमाणु क्रमांक होता है 21। अब यहाँ देखिए कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा है मैंने, यहाँ तक जो भरे थे वो मैंने भरे थे 20 इलेक्ट्रॉन और यहाँ ये हो गया 21वां इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम देखें 1s2 से 3p6 तक जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या करके मैं स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो मैं ऐसे भी ले सकता हूँ। तो यहाँ हमने देखा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, 3D में जा रहा है। तो स्कैंडियम कौन सी श्रेणी का तत्व कहलाएगा, 3D श्रेणी का तत्व कहलाता है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन D में गया है इसलिए ये D ब्लॉक तत्व कहलाएगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ मैंने यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है उसमें 4s को बाहर लिया और 3D को अंदर लिखा है। उदासीन परमाणु से किसी भी आयन का निर्माण करेंगे तो आपको जो पहले इलेक्ट्रॉन है वो 4s से हटाना है, उसके बाद में 3D से हटाना है। क्लियर है ये? अब हम देखते हैं 3D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं और साथ ही हम यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहचानना सीखेंगे। परमाणु क्रमांक तत्व और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो परमाणु क्रमांक 21 में स्कैंडियम 3D श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं जो भी लिखा था कि 3D1 4s2। अब अगर इसको इस फॉर्म में लिया जाए तो पहले मैंने इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा था, 4s में, और फिर कहाँ गया, D में चला गया। तो देखो यहाँ इस 3D में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। अब बात करते हैं टाइटेनियम की, परमाणु क्रमांक 22। तो देखो यहाँ से यहाँ आने पर क्या हो गया, 21 से 22 पर आए तो प्रोटॉन बढ़ा और एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, D2 में गया। तो यहाँ हो गए D2। अब ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो यहाँ हमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिले, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिले। ये 2 अकेले इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों ही D में। फिर बात करते हैं वैनेडियम की। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ रही है। तो वैनेडियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए। अब बात करते हैं क्रोमियम की। क्रोमियम को मैंने रेड कलर से लिख रखा है, इसका मतलब ये हमें ध्यान भी रखना है, यह इस 3D श्रेणी का पहला अपवाद आएगा या एक्सेप्शन होगा, पहला अपवाद होगा। क्रोमियम में जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से वैनेडियम में आए तो 3 के बाद 4 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना भरा है, 5 है। तो जो एक नियमित क्रम आ रहा था उस क्रम को क्रोमियम ने अनुसरण नहीं किया, फॉलो नहीं किया, इसलिए इसको क्या कहा गया, अपवाद है। तो यहाँ क्रोमियम में अगर कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखे जाए तो हमें कितने मिलते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, जिसमें से मैं अगर बात करता हूँ D में तो मिलेंगे 5
और S में कितना मिलेगा मुझे, एक इलेक्ट्रॉन S में प्रेजेंट है। इसके बाद में आया Mn, तो Mn का परमाणु क्रमांक 25, तो क्या हो गया D में 5 और फिर 4s2। फिर आयरन की बात करेंगे तो परमाणु क्रमांक 26, 3d6 ये हो गया। तो देखो Mn में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए 5। अब अगर मैं Mn से Fe में जाता हूँ तो यहाँ Fe में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो कितने मिलते हैं मुझे, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ये 1, 2, 3 और 4। तो क्या हुआ, स्कैंडियम से मैग्नीज तक आए तो D में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी। उसके बाद में वापस इलेक्ट्रॉनों का युग्मन स्टार्ट होने से क्या हो गई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट में यहाँ देखेंगे परमाणु क्रमांक 27, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3। और फिर निकल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2। तो धीरे धीरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। अब देखो कॉपर को मैंने यहाँ लाल कलर से लिखा है, जैसे आगे क्रोमियम को लिखा था। तो 3D संक्रमण श्रेणी में यह हमारा दूसरा अपवाद है। यहाँ 3D8 आने के बाद किसमें, निकल में, कॉपर में 3D9 होना चाहिए था, लेकिन क्या कर दिया, 3D10 कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि S का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, D में आ रहा है। कारण क्या होता है कि 4s और जो 3D है इनके बीच में जो एनर्जी गैप, ऊर्जा का जो अंतर होता है वो क्या होता है, कम होता है। अब बात करते हैं जिंक की। तो जिंक में देखो 3D10 4s2, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिंक में क्या मिला आपको, 0 मिला। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे, पेयर्ड। D में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और S में भी सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या मिले, युग्मित मिले। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिंक में मिली हमें 0 मिली। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखते हैं तो एक शॉर्ट ट्रिक अपने माइंड में आ सकती है कि 20 के बाद जो नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ 2 के बाद 7 आया तो D में सीधा 7 भर देंगे, और जैसे 2 के बाद 8 आया तो D में हम सीधा कौन सा भर देंगे, 8 भर देंगे। यह नियम कॉपर और क्रोमियम पर लागू नहीं होगा, बाकी सब एलिमेंट पर लागू कर देंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग जिंक में या 0 भर दो, 0 का मतलब यहाँ कितने हो गए, 10 हो गए ये, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं अपवाद देखते हैं। तो पहला अपवाद क्या कहा मैंने, क्रोमियम। तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है। तो मैंने अभी बताया कि जो 2 के बाद नंबर आ रहा है वो कहाँ बढ़ना है, D में। तो अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए था 3D4 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें मिलना चाहिए था। लेकिन उसके स्थान पर मिला क्या, 3D5 4s1 मिल गया। तो ये ऐसा क्यों मिला। दूसरा कॉपर का केस भी कंसिडर कर लेते हैं। तो कॉपर में हम देखेंगे कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या मिला, 2 के बाद 9। तो अपने हिसाब से D में कितने आने चाहिए थे, 9 आना चाहिए थे, और S में कितने होने चाहिए थे, 2 होने चाहिए थे। उसके स्थान पर मिला 3D10 4s1 मिला। अब ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों मिल रहा है, उसका कारण देखते हैं। तो देखो अर्धपूरित और पूर्णपूरित जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वो विन्यास क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं। हमेशा परमाणु स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गेन करने की प्रवृत्ति रखता है। तो क्रोमियम और कॉपर में इनके अर्धपूरित का मतलब हो गया D5, और कॉपर के केस में पूर्णपूरित, कॉपर के केस में कैसा आएगा, पूर्णपूरित 3D10। ये स्थायी होने के कारण क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें ये मिलता है। अब बात करते हैं जो द्वितीय श्रेणी है, 4D श्रेणी। 4D श्रेणी के एलिमेंट का आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है। तो यहाँ भी हम अपवाद स्वरूप देखेंगे, जैसे मॉलिब्डेनम भी अपवाद के रूप में मिलेगा अपने पास, ठीक है ना। फिर टेक्नीशियन भी है, फिर रूथेनियम भी है, फिर रोडियम भी है, फिर पैलेडियम भी है, और फिर Ag भी है। तो इसमें खूब सारे एक्सेप्शन है। हमें 3D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से ध्यान रखना है। अब आपके सामने ये है 5D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है, जिसमें जो अपवाद है वो एक तो प्लेटिनम हम ध्यान रखें और एक Au, यहाँ पैलेडियम ध्यान रखेंगे और दूसरा Ag ध्यान रखेंगे। फिर आपके सामने 6D श्रेणी है, इसमें भी इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट है, अभी मैंने आपको कहा था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हम एक नाम और देते हैं, संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व क्यों कहा गया है,
क्या इन तत्वों की प्रॉपर डेफिनेशन है वो हम यहाँ देखते हैं। IUPAC के अनुसार संक्रमण तत्वों की परिभाषा दी गई। IUPAC कहता है कि वे तत्व जिनके परमाणु कौन सी अवस्था लेनी है, या तो मूल अवस्था लेनी है अथवा उस तत्व को आयनों में परिवर्तित कर दिया, और कौन सा आयन उसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में, उनमें कहीं अगर हमें अपूर्ण डी कक्षक मिलता है तो हम क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व कहेंगे। अर्थात वे तत्व जिनकी आद्य अवस्था या स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में कहीं हमें N-1 डी कक्षक अपूर्ण मिलता है तो हम उस तत्व को संक्रमण तत्व कहेंगे। अगर हमें डी कक्षक अपूर्ण नहीं मिलता है तो हम उसको संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि संक्रमण तत्वों में N-1 डी में हमें इलेक्ट्रॉन कितने मिलने चाहिए, 1 to 9। तो अगर किसी तत्व में कौन सी तत्व की कौन सी अवस्था, या तो मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट हो या उसके सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, इन दोनों में से किसी में भी डी 1 to 9 या डी इसको हम कह सकते हैं कि अपूर्ण मिले तो वो संक्रमण तत्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो अब देखते हैं कि स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है या नहीं है। तो मैंने यहाँ लिख रखा कि स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें कहीं ना कहीं डी हमें अपूर्ण मिलेगा, और ये हमें कहाँ से पता लगेगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो मैंने आपके सामने ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, और देखो यहाँ डी में कितना इलेक्ट्रॉन भरा गया है, 3d1, और ये 3d1 क्या हो गया, ये डी अपूर्ण हो गया, तो यहाँ अपूर्ण डी कक्षक है। इस कारण से इस स्कैंडियम को हम क्या बोल सकते हैं, संक्रमण तत्व। तो कारण दिया हुआ आपके सामने कि इसकी मूल अवस्था, कौन सी अवस्था, मूल अवस्था में 3D कक्षक कैसा मिला है, अपूर्ण 3d1 मिला। इस कारण से हम स्कैंडियम को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो आवर्त सारणी में अगर हम देखते हैं तो वर्ग जो 12 है उस 12वें के तत्व होते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये वर्ग 12 के तत्व है। इन्हें संक्रमण धातु नहीं कहा गया है। कारण देखते हैं कि अगर मैं वर्ग 12 के तत्वों का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूँ तो मुझे मिलता है N-1 D10 NS2 मिला। ये कैसा हो गया, पूर्ण पूरित डी कक्षक हुआ। डी में कितने हो गए, 10 हो गए ना, तो ये पूर्ण पूरित डी कक्षक हुआ। इसका मतलब जिंक, कैडमियम और मरकरी जो आद्य अवस्था या मूल अवस्था में है उनमें डी पूर्ण पूरित है, तो इसके आधार पर हम इसको अभी संक्रमण तत्व नहीं कह सकते हैं। परिभाषा में दूसरा एक और वर्ड कहा गया था, या तो उसकी मूल अवस्था में या फिर उसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, इन दोनों में से किसी में भी अगर हमें डी अपूर्ण मिलता है तो हम उसको संक्रमण तत्व कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। ठीक है ना? यहाँ मैंने ये जो नंबर लिखा है 3, 4 और 5, ये उसको आवर्त को बताता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन तत्वों को उनके आयनों में बदल रहा हूँ। तो ये जो मैंने आगे लिखा है वो आपके सामने इनके आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, Zn+2, कैडमियम+2 और Hg+2। तो देखो जिंक को मैंने बदल दिया जिंक+2 में, तो यहाँ मैंने 2 इलेक्ट्रॉन हटाए हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटेंगे, एस से हटेंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जो आउटर मोस्ट सेल है पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ से हटेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गए। अब हटने के बाद इन आयनों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिला N-1 D10, तो देखो इसकी मूल अवस्था में भी हमें जो डी है वो पूर्ण पूरित मिल रहा है, और इसकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 में भी यहाँ हमें डी कैसा मिला है, पूर्ण पूरित मिला है। तो न तो इसकी आद्य अवस्था में और न ही इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी अपूर्ण मिलता है। इस कारण से वर्ग 12 के तत्व जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम संक्रमण धातु या ट्रांजिशन मेटल नहीं कहेंगे। क्लियर है? चलो बढ़ते आगे और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो ये कारण दिया हुआ कि इनकी मूल अवस्था तथा इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण डी कक्षक नहीं है, इसलिए इन्हें संक्रमण धातु नहीं माना जाता है। चलो अब देखते हैं कि कॉपर वर्ग 11 के जो तत्व है, कौन से, कॉपर, सिल्वर और नीचे AuB आता है।
इनकी मूल अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखेंगे तो हमें मिलता है Nd10 मिलता है, फिर भी इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्यों? कारण देखते हैं। तो मैं आपके सामने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ। ये हो गया 3D श्रेणी का तत्व और Ag हो गया आपके 4D श्रेणी का तत्व हो गया। ये चौथे आवर्त का तत्व है कॉपर और Ag है वो 5वें आवर्त का तत्व है। अब यहाँ अगर इनकी मूल अवस्था में देखा जाए तो आपको जो D है वो कैसा मिला हुआ, 10 पूर्णपूरित मिला हुआ है। तो यहाँ आपको D कैसा मिला, पूर्णपूरित। तो मूल अवस्था में तो कॉपर और Ag जो है वो संक्रमण तत्व नहीं है, Au भी साथ में आएगा, संक्रमण तत्व नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको +1 में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो आपके सामने कॉपर +1 में प्रेजेंट है और Ag +1 में प्रेजेंट है। तो यहाँ मैंने एक इलेक्ट्रॉन हटाया है। कितना इलेक्ट्रॉन? एक। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटेगा? S से हटता है, जो सबसे बाहर वाला है। तो यहाँ हम एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद भी देखते हैं कि जो D कक्षक है वो कैसा मिला हुआ है, पूर्णपूरित है। इसका मतलब +1 स्टेट में भी कॉपर और Ag को हम संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। अगर मैं कॉपर की एक ऑक्सीकरण अवस्था देखता हूँ +2 और Ag की +2 चेक करता हूँ तो हमें यहाँ D कैसा मिला, अपूर्ण। D में कितने इलेक्ट्रॉन मिले? 9। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर D में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो वो संक्रमण तत्व होगा। तो यहाँ Cu+2 में और Ag+2 में D में 9 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इस कारण से यह संक्रमण तत्व होंगे। तो आवर्त सारणी में जितने भी डी ब्लॉक तत्व है वो सारे के सारे संक्रमण तत्व नहीं हैं, लेकिन जितने संक्रमण तत्व है वो सारे के सारे डी ब्लॉक तत्व हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इल्यूम साइंस।